नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी का। तो तैयारी बढ़िया चल रही है आप सभी की। तो हम लोगों ने अभी तक 2011 से लेकर के 2023 तक के सी सेट के सारे क्वेश्चन पेपर अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से, पूरे मनोभाव से। ठीक है। अभी बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट पेपर की। जैसा कि ट्रेंड बना हुआ है कि अच्छे अच्छे धुरंधर जो है वो सी सेट में फेल हो ही जा रहे हैं, जबकि जीएस में उनका अच्छा स्कोर रह रहा है। धुरंधर में भी अगर बात की जाए तो ऐसे ऐसे लोग जो बीटेक कर चुके हैं, जो लोग एमबीए कर चुके हैं, ठीक है, जिन लोगों ने कैट की भी अच्छे से तैयारी की है, उनको भी दिक्कत आई है सी सेट के अंतर्गत। तो ऐसा हो क्यों रहा है, उसके कारणों के पीछे भी अगर हम थोड़ी बात करें तो यूपीएससी लगातार क्या कर रही है कि अपना पैटर्न चेंज कर रही है। पैटर्न चेंज करने का क्या मतलब है, पहले क्या होता था कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव से आते थे। फिर बचे जो 50 क्वेश्चन है उसमें लगभग ये रहता था कि हर बार लगभग लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग और से आते थे, और 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ से आते थे। अभी पिछले 2-3 सालों में क्या कर दिया है कि जो रीजनिंग का जो पोर्शन है उससे क्या किया है कि कम कर दिया है। ये रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं 12 से 15, और फिर बच गए जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऐड हो गए मैथ के। मैथ भी पहले इजी आती थी, अभी जो मैथ है उसमें पी एंड सी यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यानी भर भर के दिए जा रहे हैं। एक जो होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो है, उसके भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2-3 ही ऐसे सेगमेंट है वहां से ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन उठा के दे रही है। तो ये एक बड़ी वजह है जहां पर जो सी सेट में उसमें ज्यादा लैप्स हो रहा है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव है, हर साल वो टफ होते जा रहे हैं। तो सीन क्या होता है कि जनरली एक आइडियल स्टूडेंट इन 28 से 30 जो कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं उसके लिए एक आइडियल स्टूडेंट कम से कम 45 मिनट तय करता है कि 45 मिनट में मुझे ये सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट करने हैं, ये दिमाग में रहता है। बट वो 45 मिनट कब सवा घंटा में बदल जाते हैं पता नहीं लगता। फिर होती है घबराहट, घबराहट की वजह से क्या होती है कि ना तो आप रीजनिंग कर पाते हो, ना आप मैथमेटिक्स कर पाते हो। तो मामला क्या है कि कहीं ना कहीं सारा, जैसे मैंने जीएस के लिए बताया था कि 2023 में पेपर आधे लोगों का तो इसलिए खराब होगा क्योंकि उन्हें घबराहट हो गई थी, पता नहीं कि ये कैसा पेपर आ गया, जबकि पेपर वॉज क्वाइट इजी। अगर बाकी के सालों की तुलना की जाए तो ठीक है, इजी था, वो उतना टफ भी नहीं था। सेम टू सेम सी सेट में भी हुआ कि थोड़ा सा अगर संभल कर एक एक लाइन के साथ अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो obvious सी बात है कि हमारा सी सेट में जो कॉम्प्रिहेंसिव वाला सेक्शन है उसमें 28 में से हमारे कम से कम क्वेश्चन 24 क्वेश्चन से ही हो जाते हैं आराम से। पर घबराहट ने यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया क्योंकि आपका पहला पेपर भी खराब हो चुका था। फिर उसमें ढेर सारी मैथ आ गई, और मैथ भी ऐसी नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड मैथ, यानी कि एक सवाल को करने में जहां आपको कम से कम बहुत कम समय लगना चाहिए, आपको 1.5 मिनट के आसपास लगना चाहिए, वहीं वो ही एक सवाल कम से कम 3 मिनट से ज्यादा ले रहा था। और 3 मिनट लेने के बाद भी आपका क्या हुआ कि आंसर नहीं आया। तो ये मेजर रीजन थे इस समय 2023 वाले पेपर में। अदरवाइज 2013 का जब मैंने पेपर जब मैं सोल्व कर रहा था पहली बार, 80 क्वेश्चन थे, उसमें 70 क्वेश्चन मैंने किए, और उसमें से जब मिलाने शुरू किए तो मैंने देखा कि मेरे तो सिर्फ अ, 3 ही गलत है, 3 ही क्वेश्चन मेरे गलत है। सॉरी, 80 में से मेरे 70 क्वेश्चन सही थे, सारे अटेम्प्ट ठीक है, 3 मेरे गलत हो गए, 7 मैंने किए नहीं थे। इस तरह से क्या हुआ, और फिर यही कहानी आगे बढ़ी। 2014 वाला जब क्वेश्चन पेपर आराम से बैठ करके किया, पूरी ईमानदारी से किया, तब भी वहां पर क्या सीन था कि यही कोई 60-65 क्वेश्चन सही हो रहे थे आराम से। जबकि 2023 तक आते आते क्या होता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव के सवाल पूछने का स्तर है, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछने का जो लेवल है, वो कैलकुलेटिव ज्यादा बना करके उसको लेंदी कर दिया है, जिससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है। और टाइम कंज्यूम होने की वजह से क्या है कि इस बात की घबराहट होती है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, और इसी चक्कर में, इसी हेरा फेरी में क्या होता है कि फिर पूरा पेपर जो है वो बिगड़े जा रहा है। ठीक है। अब इसका इलाज क्या है, इलाज इलाज सिर्फ एक ही है। क्या इलाज है इसका, इलाज सिर्फ एक यही है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करें, क्योंकि यूपीएससी खुद को चेंज करने से रही। ठीक है। यूपीएससी कभी खुद को चेंज नहीं करेगी। ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि अपन अब 2000, वैसे तो 2011 में भी सी सेट के पेपर थे, पर अपन क्या करेंगे, 2013 से लेकर के 2023 के जितने भी सी सेट के जो पेपर है उसमें स्पेशली कॉम्प्रिहेंसिव है वो मैं आपको करवाऊंगा।
ठीक है। रीजनिंग के जो कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बीच बीच में कभी करवा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं, बट मैथ वाला जो पोर्शन होगा वो आपको खुद से करना पड़ेगा अगर अभी तक नहीं किया है। और अगर अभी तक नहीं किया तो ये चिंता वाली बात है। तब तो फिर इस चीज के लिए आश्वस्त रहना कि मुझे खेलना सिर्फ रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव में है, और ये आ जाए कैसे भी करके 50 क्वेश्चन पेपर में, तब तो आपका हो सकता है कि बेड़ा पार हो जाए, अदरवाइज फिर वही कहानी रहेगी इस बार जैसी रहेगी, या जो मन में फियर है वो फिर बरकरार रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि आपको मैथ के लिए ये समझाना ही पड़ेगा खुद को कि जब मुझे ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट मीन्स नहीं आ रहा है, और मेरे को इसे छेड़ना भी नहीं है भाई, मैं नहीं छेड़ूंगा, मुझे सिर्फ 27 क्वेश्चन से करने हैं कैसे भी करके। ठीक है, नेगेटिव होने के बाद मेरे 27 क्वेश्चन आने से ये सही। ये जब स्थिति आ जाएगी ना, तब आप डेफिनेटली आप सी सेट को भी पार कर जाओगे। ठीक है, तो सी सेट में कॉम्प्रिहेंसिव को लेकर के काफी जो चर्चा आ रही थी, और मेरे लिए भी ये ज्यादा बेटर होगा कि मैं भी इसमें ज्यादा बेटर कर पाऊंगा, इसलिए फॉर बीइंग ए एस्पिरेंट और प्रैक्टिस के लिए भी, तो अपन ये सारे वीडियो बनाने का मैंने सोचा कि चलो यहीं से बना लेते हैं और फिर करते हैं। ज्यादा डिस्कस वगैरह होगा तो लाइक आप मुझे पर्सनली मैसेज छोड़ देना, अदरवाइज कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि मैं इजी से इजी वे आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, जो यहाँ से शुरू होती है पेज नंबर 1 से। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि लाइक कुछ एक पैराग्राफ लिखा होगा ऊपर, 4 उसके ऑप्शन होंगे, A B C D। आपको उसमें से इन ऑप्शन के ठीक ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे कि 4 नंबर लिखा हुआ है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा, ऐसा कुछ लिखा होगा। इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया, मान लो कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऐसे किसके बेस पे, इस कॉम्प्रिहेंसिव के बेस पे, ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज के बेस पे इसका हमें क्या देना है, आंसर देना है। सिंपल है, सिंपल चीज है। इसको और डिटेल से समझने की बात करें तो ये कोई एक क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, इसके कोई 4 ऑप्शन होंगे यहाँ पे। इसके ऊपर क्या होगा, एक पैसेज लिखा होगा बड़ा सारा, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें की गई होंगी, हाल ही के वर्षों में ऐसा हुआ होगा, भारत की डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है, कुपोषण इतना इतना इसका ये सीन है, या फिर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का ये सीन है ना, ऐसा कुछ भी दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा। उस पैसेज के बेसिस पे अपन हमको क्या करना है कि यहाँ ये वाली 2 लाइनें 3 लाइनें 5 लाइनें जितनी भी होंगी उसको पढ़ करके आंसर देना है। मैं आंसर टिक करके आ रहा है, सिंपल सी चीज है ये, ऐसा करना है। और ऐसा ही तो करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, अगर यहाँ पे निर्णायक संदेश कौन सा है, इसकी जगह लिखा होता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो अपन यहाँ पे 4 कथन दिए होते हैं हमें, हम देखते हैं कि पैराग्राफ में ये चीजें हैं क्या, उस हिसाब से सही और गलत का हम फैसला कर दे। ये तो करना है कॉम्प्रिहेंसिव में, समझ में आया इतना? तो आज की जो सबसे पहली जो सीख है वो अब शुरू होती है। सीधी सपाट शब्दों में मैं आपसे बात करूंगा कि जहां आपको क्या होगा कि सी सेट में जब भी कॉम्प्रिहेंसिव की, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन ही कॉम्प्रिहेंसिव का आपके आ गया, तो सी कॉम्प्रिहेंसिव की जब भी बात आएगी, पैसेज दिया होगा उसमें, ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। अब देखो, 2 अप्रोच यहाँ पे काम करनी है। पहली अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जामिनेशन के दिन तक आपको याद रखनी है, जिस दिन एग्जाम होगा 16 जून की सेकंड शिफ्ट में, उस समय तक आपको इसको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि ओवर स्मार्ट आपको नहीं बनना है। ठीक है, ओवर स्मार्टनेस अपने घर पे छोड़ के जाना, अपने रूम पे पीजी में जहां रहते हो वहां छोड़ के जाना, रास्ते में छोड़ देना। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, थिंक करना है, ओवर थिंक नहीं करना। ठीक है, इसके बाद में स्मार्टनेस अपनी ठीक है दिखानी है, बट ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ना ही ओवर थिंक करना है। जो कुछ भी पैसेज में लिखा गया है, जो कुछ भी पैसेज में लिखा गया है, पैसेज में लिखा गया है कि एक कुत्ता गाय है, तो आपको एक कुत्ते को गाय ही मानना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कुत्ता एक अलग चीज, एक जीव है और गाय एक अलग जीवन नहीं। अगर पैसेज में लिखा गया है कि लाल रंग हरा ही होता है, हरा रंग पीला ही होता है, तो आपको ये स्टेटमेंट सही मानना है, खुद का दिमाग यूज नहीं करना है। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, आंसर तक आना है। ठीक है, तो मेरे कहने का भाव क्या है कि अगर आपको स्टेटमेंट में ये लिखा गया हो कि लोकतंत्र के विषय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की होती है, तो आपको आंखें बंद करके ये मान करके चल रहा है कि नहीं, ना विधायिका की, ना कार्यपालिका की, ना ही न्यायपालिका की भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र में किसी की होती है तो वो मीडिया की ही होती है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, उस स्टेटमेंट को सही मानना ही मानना है आपको। क्यों? क्योंकि ये पैसेज में लिखा गया है।
सीसेट में कॉम्प्रिहेंसिव के दौरान क्या होता है कि आपकी दुनिया को एग्जामिनर सीमित कर देगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव में जो लिखा गया है वही आपकी दुनिया है, वही आपको सच मानना है। यथार्थ में दुनिया में वास्तविक रूप में क्या है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। एग्जामिनर ने बोला है, एग्जामिनर ने ये बोला कि लोकतंत्र ही आर्थिक सशक्तिकरण सशक्तिकरण का यानी इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट का एकमात्र उपाय है। अगर एग्जामिनर ने ऐसा यहाँ पे पैसेज में कहीं लिखा हुआ है ना, पैसेज में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, आपको सही करके ही आना है, क्योंकि अगर ऐसा ऑप्शन में भी दिया गया हो नीचे। समझे मेरी बात? मेरे कहने का भाव ये है कि जो कुछ भी पैसेज में लिखा हो उसे इंटरलिंक करना है ऑप्शन से। अगर नहीं है तब उसके बाद में क्या करना है कि ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे दिया नहीं गया है तो इसको गलत करो। लाल को लाल रंग ही बोला गया है तो ठीक है, लाल को लाल रंग बोला गया, जबकि ऑप्शन में लिखा गया कि लाल रंग तो नीला है। और आपको लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि धूप धूप में शायद लाल रंग नीले में चेंज हो जाए। दिमाग नहीं लगाना है, वो लाल को लाल ही बता रहा है तो लाल को लाल ही मान करके चल रहा है आपको, ठीक है। पहली आपकी ये ईमानदारी भरी बात क्या होगी कि ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, ओवर थिंक नहीं करना है, सीधा ऑप्शन के साथ जाना है जो दिया गया है। अगर पैसेज में वैसा का वैसा लिखा है सही करके आओ, अदरवाइज उसको गलत करो। कैसे करना है वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा बार बार, एनएम। एनएम का मतलब होगा नोट मेंशन, यानी कि ये नोट मेंशन यानी पैसेज में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं उसको जैसे गलत कर दूंगा कि ये वाला ए तो है वो नोट मेंशन है, ठीक है। जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, पहला हो गया आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि जब भी आप पैसेज को पढ़ोगे चार ऑप्शन दिए होंगे, इस ऑप्शन में अब जनरल स्टेटमेंट की बात है। एग्जामिनर जनरली इतने एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना करके देगा नहीं, फिर भी हमको क्या करना होगा, जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे उन्हें जनरल परसेप्शन से सोचना है। जैसे कहा कि मीडिया एकमात्र इकलौता अ, लोकतंत्र का लोकतंत्र की परछाई को व्यक्त करता है, या लोकतंत्र लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। एकमात्र बोल दिया, बहुत लाइक बोल दिया कि यही है जो सब कुछ है, तब मामला वहां पे खटकेगा, गलत होने की संभावना ज्यादा होगी। तो जो अपन एक्सट्रीम करते हैं ना अभी कि एकमात्र, केवल, यही, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह के जितने भी एक्सट्रीम वर्ड होंगे आपको उनको यूज करना है और देखना है कि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। जैसे ही अगर आपको ऐसा नहीं दिखे तुरंत प्रभाव से कॉम्प्रिहेंसिव में आपको काटना है कि चलो ये तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको काटो, एक को यहाँ पे सही कर दो, ठीक है। दूसरा जो चीज मैंने बताई है ये आपको भी कंप्लीट है कि जो एक्सट्रीम वर्ड होगा आपको तुरंत दिख जाएगा, आप उसको क्या करना है कि पैसेज में है तो ठीक है, अदरवाइज उसको तुरंत प्रभाव से गलत करना है। इसके बाद में पहली ओवरथिंक नहीं करनी, जो जो दिया गया उसी को समझना है। इसके बाद में जो दूसरा क्या है कि जो एक्सट्रीम वर्ड है उसको काटना। तीसरा क्या होगा कि ये जो वर्ड लिखे होंगे, लाइक इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उपयुक्त परिच्छेद से जो पैसेज दिया गया है इनमें से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक संदेश व्यक्त करता है। अब हमको देखना है कि जो ऊपर पैसेज दिए गए, बचपन में अपन 8वीं 9वीं 10वीं में होते थे तो हमें स्टोरी मतलब वो लिखना आता था ना। तो लाइक एक यूनियन इज स्ट्रेंथ, हमने कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक पिताजी अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ी देते हैं, कहते हैं कि इनको तोड़ो, फिर वो एक एक लकड़ी तोड़ देते हैं, फिर वो उनको दो दो लकड़ी देते हैं, तो दो दो लकड़ी चारों लड़के तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करता है कि पिताजी उनको 5 लकड़ी एक साथ देते हैं, तो उनको जोर जरूर आता है पर पांचों लकड़ी एक साथ वो तोड़ देते हैं। फिर पिताजी क्या करते हैं उनको लकड़ी का बंडल दे देते हैं जिसमें बहुत सारी लकड़ियों का ढेर होता है, ठीक है, बोले अब तोड़ो। तो कोई भी लड़का, जो चारों लड़के थे, वो तोड़ नहीं पाते उस लकड़ी के बंडल को, ठीक है। तो पिताजी कहते हैं कि देखो मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि चारों भाई अगर साथ रहोगे तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। और फिर लास्ट में लिखते थे कि मोरल ऑफ द स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपने को पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर उसमें लिखा गया कि सर्वाधिक निर्णायक संदेश कौन सा है, ऐसा संदेश जो ऊपर वाले पैसेज को अच्छे से डिफाइन कर रहा हो कि इस पूरे पूरे से ये कहा जा रहा है कि भाई अगर हम ग्लोबल वार्मिंग से हमें अगर निजात पानी है तो हमें तकनीक के उपयोग को सीमित करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव भी अपने आप में, और संदेश भी यही के देना चाहता है कि भाई आपको लाइक ऐसा कुछ दिया गया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर कोई भी पैसेज आया हुआ हो, तो संदेश तो उसका यही है ना कि ग्लोबल वार्मिंग को रोको। रोकोगे कैसे? पेड़ उगाओ, नदियों का संरक्षण करो, जीव जंतुओं का संरक्षण करो, फूड साइकिल इफेक्ट ना करो, है ना, ये चीजें तो होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने को देखना है। तो ये जो वर्ड होंगे ना, ये वर्ड डिसाइड करेंगे कि आपका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा देखना है आपको कि क्या 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 संदेश देना चाहता है, ठीक है, क्या मैसेज है। सिंपल सा, मैं सिंपल मैसेज देख रहा है इसमें, सिंपल कि हाँ इसका ये सीन है, जैसे ग्लोबल। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है। अब यहाँ पे तो संदेश था नॉर्मल कि इसके लिए आपको क्या करना कि हमें ये करना पड़ेगा, या ये
करना चाहिए। संदेश का मतलब ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें ऐसे कूलर पंखों का उपयोग कम करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम ही बंद कर देना, कम करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये संदेश होगा। सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष की अगर बात की जाएगी तो एक पैसेज दिया गया होगा कि ये पैसेज जो है उसका सबसे निर्णायक, इसका निष्कर्ष क्या निकला है कि इसने इतनी सारी बातें तो बोल दी, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकलेगा कि मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ है ग्लोबल वार्मिंग पर ये, तो निष्कर्ष क्या निकला कि इसका निष्कर्ष ये निकला कि हाल ही के वर्षों में क्या हुआ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ऐसा ये राइटर कहना चाहता है। और इसमें साथ साथ में ये एग्जामिनर जो है वो चिंता व्यक्त कर रहा है कि आने वाले वर्षों में ऐसा कुछ हो सकता है, यानी निष्कर्ष तो निकाल रहे हैं। संदेश और निष्कर्ष में यही तो अंतर होगा ना, संदेश में तो कोई एक मैसेज होगा पर्टिकुलर कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चाहिए वर्ड को आपको तुरंत पकड़ना है, चाहिए जहां भी होगा वहां पे सब निर्णायक संदेश जाएगा, उसे पॉजिटिव भी होना चाहिए। निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष में ये कहना चाहेगा एग्जामिनर कि भाई अगर ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो रहा है। वो ये नहीं कहेगा कि आपको पेड़ पौधे लगाने कम करने ये करने, वो कहेगा कि इतने इतने सालों से ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर वहां पर पेड़ पौधे की बात की गई कॉम्प्रिहेंसिव में पैसेज के अंदर, तब वो ये भी कहेगा कि निष्कर्षतः एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि इतने इतने पेड़ लगाने से या लगातार पेड़ों का संरक्षण करने से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम हो सकता है। ठीक है, निष्कर्ष में जनरली सत्ता की आएगी डेफिनेशन, ठीक है, सत्ता का होगा आपका वहां पे, ठीक है, तो वहां पे चाहिए ये सब आपको ढूंढना है निर्णायक संदेश में, इसमें सत्ता है, बाकी डिपेंड करेगा क्या कहना चाहता है पैसेज। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड दिए गए उन पे उनको आपको पकड़ना है। इसके बाद में देखिए एक ऐसा भी आएगा कि उपयुक्त परिच्छेद का यह मुख्य विचार क्या है। तो विचार और संदेश में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, बट आप जैसे ऑप्शन देखोगे आप तुरंत समझाओगे कि दिया गया जो पैसेज है उसका मुख्य विचार यह है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार ने एक प्रयास किए हैं, और पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। और या फिर इसके अलावा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया होगा कि इसका मुख्य दिए गए परिच्छेद का मुख्य विचार यह है। थॉट है, थॉट पूछा है कि थॉट क्या 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 कहना चाहता है, तो एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि महिला संरक्षण के लिए सरकारों को अपने कदम उठाने चाहिए, और ऐसा कुछ होगा। बट आप तुरंत लिंक कर लोगे, ठीक है, जब अपन पैसेज करेंगे तो तुरंत आप लिंक कर लोगे कि मुख्य विचार क्या है इस दिए गए कॉम्प्रिहेंसिव का, तो समझ में आपको तुरंत वहां पे आ जाएगा। ठीक है, बस मेरा भाव कहने का ये है कि यहाँ पे ये जो वर्ड होंगे आपको समझने होंगे। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह का भी एक स्टेटमेंट आता है कि दिए गए कथनों पे विचार करना है। अच्छा सवाल, एक नैसर्गिक यानी प्राकृतिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। तो इसने ये कहते हैं कि ठीक, अच्छा सवाल कुछ लोगों में क्या होता है कि नेचुरली होता है, बट संगीत के क्षेत्र में अगर बहुत उन्नति चाहिए, श्रेष्ठ प्रदर्शन चाहिए, तो अभ्यास करते रहना चाहिए आपको। अब इसके दो निष्कर्ष है, एक तो कह रहा है कि नैसर्गिक प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है, तो नेचुरल जो भी टैलेंट्स जो है उनको भी तो भाई ट्रेनिंग चाहिएगी ना, लगातार उनकी केयर होनी चाहिए, होती ही है, सही बात भी है। और फिर किसी का सवर अच्छा न होने पर भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर वो अभ्यास करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके फेवर में जाएगा, अगर वो लगातार अभ्यास कर रहा है, अगर सवर अच्छा नहीं है, क्योंकि अभ्यास करने तो सवर सीखेगा ना। तो यहाँ पर अब इसके बारे में क्या कौन सा कथन सही है, तो इन दोनों कथनों के आधार पर हमें यहाँ पे आंसर देना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है कि या जो भी है। तो इस तरह का एक आंसर जो सॉरी एक तरह इस तरह से भी एक कॉम्प्रिहेंसिव का ये पार्ट है, तो ये भी एक आएगा यहाँ पर। ऐसे रीजनिंग में ऐड होता है, बट मैंने देखा है कि कई बार तीन चार लाइन पूछ करके कॉम्प्रिहेंसिव में ये भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे उसको। फिर देखिए उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा समष्टि संकल्प के स्वरूप का, ये कोई क्वेश्चन में पूछा गया होगा, समष्टि संकल्प का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। तो इसमें फिर आपको ये बताना है कि सर्वोत्तम, तो सबसे जो वेल डिफाइन किया हुआ अच्छे से, बहुत बहुत वेल तरीके से, वेल डिफाइन तरीके से बताया गया है, तो उसी ऑप्शन को हमें सबसे सिलेक्ट करना है। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत क्रिटिकल वर्ड ना दिए गए, एकमात्र सबसे बड़ा या ऐसे वर्ड ना दिए गए हो जो सभी को साथ लेकर के चलने की बात कर रहा हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमको देखना है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने को देखना है, उसको सही करके आना है। फिर इसमें क्या है कि एक अलग ही तरह का गया कि उपयुक्त परिच्छेद का लेखक लोगों को क्या प्राप्त करने की चुनौती देता है। ठीक है, तो वो अपन पैसेज के हिसाब से इसको देखेंगे कि क्या किस सबसे पहले कि किस टॉपिक पे है, सब्जेक्ट क्या है, देन किस तरह से एग्जामिनर ने इसको डिफाइन किया है, उसके बेस पे अपन इसका आंसर देंगे। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के मर्म को सर्वाधिक प्रतिबिंबित करता है। तो देखो, मर्म जो होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रक्स। मर्म एकमात्र अकेला ऐसा आपके सामने चुनौती भरा पैसेज होगा आपके सामने जहां पे मर्म को पूछा गया हुआ, क्योंकि मर्म जो होगा ना वो बेसिकली चार ऑप्शन जो दिए गए होंगे ना, ए बी सी डी, इनसे
इनमें क्या हुआ कि आपको जो बिल्कुल पैसेज की लीक से हट करके एक आंसर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पैसेज की लीक से हटकर। यानी कि मरम जब भी पूछेगा आपको, तो चारों ऑप्शन में आपको शायद ऐसा वो वर्ड मिले ही ना जो ऊपर क्या कहते हैं कि पैसेज में दिया गया हो, नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। वो घुमा फिरा करके आपको ऐसा कोई मैसेज देना चाहेगा, कोई ऐसे लाइक किसी नए नवाचार की उम्मीद करेगा, ठीक है। तो क्रक्स में आपको हमेशा याद रखना है कि क्रक्स में जब भी क्रक्स पूछेगा तो दिए गए जो ऑप्शन होंगे उसमें हमें ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना होगा जो बहुत अच्छे से, वेल डिफाइंड तरीके से, बहुत डीप और बिल्कुल लीक से हट करके उस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता हो। डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं दिया होगा जो सीधा सीधा पूछ ले, एक अलग से ही तरीके से यहाँ पर क्या करेगा एग्जामिनर आपसे आपसे आंसर जो है वो लेना चाहेगा। तो क्रक्स वाली स्थिति में ये मैं यही बताना चाहता था कि क्रक्स वाली स्थिति में क्या है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, तो लीक से हट करके यहाँ पे आपको आंसर जो फाइंड आउट करना है। अब आइए आगे। लोकतांत्रिक राज्य में जहां लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है, सर्वसत्ताधारी विधि निर्माता निकाय के संकल्प और जनता के संगठित संकल्प में विरले ही संघर्ष होता है। अब देखो इन्होंने क्या किया कि पैसेज दे दिया 3 लाइन का, अब पूछ रहा है कि इसका निहितार्थ क्या है, कि दिए गए इस पैसेज का, इसमें जो 3 लाइनें लिखी गई है उसका मतलब क्या है, एग्जामिनर आपसे कहना क्या चाहता है, आपसे क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल प्रमुख तथ्य होता है, या परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल एक बड़ी सीमा तक एक प्रमुख तथ्य होता है। परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल का प्रयोग अप्रासंगिक ही है, और परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल घटकर एक मार्जिनल फेनामिनोन रह जाता है। अब इसमें एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जब भी आपको इस तरह के अंग्रेजी के वर्ड दिखे तो आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव मान करके चलने की कोशिश करना कि शायद ये जैसा जा सकता है, जैसे अप्रासंगिक है वगैरह है, ठीक है। तो ऐसा तो इसने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, नोट मेंशन की तरह है ये तो, ठीक है। बाकी इसको मैं भी करवाऊंगा नहीं क्योंकि अभी बिल्कुल इजी से आर्ट की तरफ जाएंगे अपन, बट आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के जब भी आप वर्ड देखिए आप इसको थोड़ा पॉजिटिव मान करके चलोगे, ठीक है। तो एक ये भी स्टाइल रहता है क्वेश्चन पूछने का। देन पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट पूर्व धारणाएं, पूछेगा कि दिए गए पैसेज में पूर्व धारणाएं कौन कौन सी बनाई गई है, तो पूर्व धारणाओं में भी वही होगा कि हमें ये करना चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता है, ठीक है। इस तरह के नवाचारों की बात करेगा, रास्ता दिखाने की बात करेगा, कोई नया रास्ता दिखाने की बात करेगा, ठीक है, नया रास्ता अपनाने की बात करेगा। तो पूर्व धारणा यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट पूर्व धारणा क्या होगी वो पैसेज में कहीं ना कहीं लिखी ही होगी, ठीक है। पूर्व धारणा क्या होगी पैसेज में लिखी गई होगी, ओके। अब आओ आगे। परिच्छेद के अनुसार परिच्छेद के अनुसार वास्तविक वर्ण पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, क्योंकि तो एक वर्ड ऐसे भी आएगा जो पैसेज दिया होगा उसमें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन उठा करके, एक लाइन ऐसे उठा करके उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना होगा किसमें से कौन सा एक लाइक ऑप्शन सही है, तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्योंकि तो आपको जब आंसर आप फाइंड आउट कर रहे होगे तो यहाँ पे क्योंकि को आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि को ऐड करके ही आपको अपना आंसर जो है फाइंड आउट करना है आगे, ठीक है। तो क्योंकि को आपको यहाँ पे नहीं बोलना है। इसके बाद में आगे ये उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है, तो पूर्व धारणाओं पर ये क्वेश्चन है कि मैंने क्या कहा था, अभी आवश्यकता है कौन सा ये करना चाहिए, इसकी जरूरत है, गरीब देशों को अपने वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन लाने की जरूरत है, तो जो पैसेज में ऐसा दिया गया होगा उसके हिसाब से अपने को ये देखना है। और विकसित देशों के पास बेहतर आर्थिक संरचना है और वे खदान की कम बर्बादी करते हैं, तो क्या ऐसा लिखा गया उस पैसेज में, उस हिसाब से फिर हमें देखना होगा कि कौन सी पूर्व धारणा वेद है। वेद का मतलब होगी कि कौन सी पूर्व धारणा है ऊपर दिए गए जो पैसेज है उसके अनुसार सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है या गलत है, ठीक है, उसके हिसाब से देखना है। तो ये वेद है और ये बस कुछ नहीं है, बेसिकली आपको यहाँ पे सही गलत बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो हमें देखना है कि दिए गए जो पैसेज है उसमें लेखक क्या संदेश देना चाहता है, सबसे बेस्ट मैसेज जो इस पैसेज का है वो क्या रहेगा, है ना, तो उसकी बात करनी है। उसके बाद में देखिए किस परिच्छेद के अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रतिबिंबित करता है, ये यहाँ पे पूछा है, तो इसको भी पॉजिटिव तरीके से मान करके देखना है कि मैसेज वाली बात है या किस तरह का भाव उस पैसेज में आ रहा है ऊपर, उससे उससे लिंक कर करके अपने को देखना है। फिर यहाँ पे वो एक्सट्रीम वर्ड वगैरह है उसको काट देना है और मैसेज को मैसेज की तरह ही देखना है, उसको
निर्णय की तरह नहीं देखना, उसको विचार की तरह नहीं देखना, उसको मर्म की तरह नहीं देखना, उसको पूर्व धारणा की तरह नहीं देखना। ठीक है, सब में फर्क है। आगे आइए, यहाँ पे लिखा गया है कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है, तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता, इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया, एक पैसेज दे दिया। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो हमें इस पैसेज के बेस पे इन दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा सही है। अगर परिपाटी या मनुष्य के अधिकारों का स्रोत, तो ऐसी कोई भी लाइन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इसमें लिखी गई है तो हम इसको सही कर लेंगे, अगर नहीं लिखी गई है तो गलत कर लेंगे। फिर कह रहा है कि मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग होगा जब सामाजिक व्यवस्था है, तो केवल की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो अगर ऐसा लिखा गया तो ठीक है, अदरवाइज केवल है और बहुत एक्सट्रीम बना रहा है, और सामाजिक व्यवस्था से इसको लिंक करके कहीं भी अगर लिखा गया नहीं लिखा गया तो इसको अपन गलत कर देंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है कॉम्प्रिहेंसिव पूछने का। ठीक है, इसके बाद में आइए, जैसे क्या होगा, तो वो जो ऊपर जो भी आपको बताया कि वो क्वेश्चन पूछने के अब एग्जामिनर के अपने अपने तरीके। अब लाइक क्या रहेगा क्वेश्चन, कि ऐसे एग्जामिनर आपको एक पहले सबसे इंस्ट्रक्शन देगा कैसे ऐसे करके परिच्छेद होंगे आपके, फिर पहला पैसेज आएगा आएगा आपके सामने। अब इतना बड़ा एक पैसेज दिया गया होगा, सबसे बड़ी चुनौती तो आप लोगों के सामने यही रहती होगी कि सबसे पहले जब आप आधे तक आओगे या लास्ट तक आओगे तो ऊपर क्या लिखा है वो भूल जाओगे, मुझे पता है ऐसा ही होता है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि जैसे इसने कहा कि अनुसंधान है को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिंक कर लेंगे। कैसे कि अनुसंधान है और विश्वविद्यालय का आपस में लिंक किया गया है कि ठीक है इसको प्रोत्साहित करना, तो ऐसे कर लिया, हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना। फिर समकालीन विश्वविद्यालय ने अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, जो पहले वाले जो थे विश्वविद्यालय उन्होंने क्या किया, अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है, तो किया ही होगा। और न केवल उन मामलों में जहां अनुसंधान आवश्यक है, बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकारी विषयों में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले के जो विश्वविद्यालय थे उन्होंने लाभ के उद्देश्य से भी नहीं किया रिसर्च, उन्होंने पूरी तरह से अलाभकारी विषयों में भी रिसर्च किया। फिर आप यहाँ तक इसको याद रखोगे तो आपको तुरंत यहाँ जब जो 4 लाइनें आप पूरी कर लोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे एग्जामिनर आपको अब पूछना क्या चाहता है, कि रिसर्च पे बात हो रही है, विश्वविद्यालय का ये काम है और पहले के विश्वविद्यालयों ने अच्छे से रिसर्च किया है और ऐसे ऐसे विषयों में किया जो पूरी तरह से अलाभकारी है। अब कोशिश ये करना कि शुरू की 3-4 लाइन में और लास्ट की 3-4 लाइन में आपके एक या दो पैसेज का आंसर होगा ही होगा, या एलिमिनेट करने के आपको तुरंत प्रभाव से काम में आ जाएगी कि लास्ट की 4 लाइनों में वो लाइन लिखी होगी जो आगे आंसर में होगी, या अदरवाइज शुरू की 4 लाइन, शुरू की बीच वाली लाइनों में। वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता, कभी भी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता, कुछ तो फायदा होगा ही होगा। और यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे चाहे, एक ऐसा मौका हमेशा रहता है कि प्रतिभा के जो अन्वेषक के लिए इसकी प्रेरणा महत्व के हो, मतलब किसी के न किसी के लिए तो इसका काम होगी, जो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती रिसर्चर है उनके द्वारा एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यकरण के आधार पर इस्तेमाल हो सके, तो ऐसा हो सकता है। किंतु जहां अनुसंधान मौलिक नहीं है वहां सिर्फ विद्यमान सामग्रियों के फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, जहां इसका उद्देश्य वैज्ञानिक न होकर साहित्यिक ऐतिहासिक हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जिसने फिलोसोफिकल बातें करने लग गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये पता चल गया कि रिसर्च के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है, आंसर है। फिर ये पूछ रहा है कि पूर्व धारणाएं क्या होती है, सॉरी इस दिए गए पैसेज की पूर्व धारणा क्या है, कि अनुसंधान जो है कभी भी मूल्यवान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये तो कभी मूल्यहीन नहीं होता ना, पूरा पूरा पैसेज लिखा गया है इसमें लाइन, यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, तो हमें देखना है कि क्या कभी कभी यह मूल्यवान होता है क्या, अगर नहीं है तो इसको छोड़कर देख लो। फिर यह कि कभी यह कभी भी कुछ न कुछ मूल्य के बिना नहीं होता, यह कभी भी कुछ न कुछ मूल्य के बिना नहीं होता, और फिर ये कहता है ये हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है, हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है। तो अब तीनों में आपको क्या करना है कि पूर्व धारणाओं के बारे में आपको देखना है, और जो सबसे पॉजिटिव लगे, जो सबसे वाइड लगे, जहाँ पे संभावना सबसे ज्यादा छिपी हो, उसको आपको हल करना है। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे बाद में, क्योंकि अभी मैं करवाऊंगा नहीं, कि जैसे हाई हार्ड की तरफ आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो एक तो ये रहेगा कि पूर्व धारणा क्या है, इसके बाद में क्या रहेगा कि लेखक के अनुसार, अब लेखक के अनुसार ये पूछेगा, 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दे देगा कि लेखक अनुसार इनमें से क्या कहना चाहता है, तो जो आपको सबसे बेस्ट लगे आप उसको देखना है, उसको सही कर देना। जैसे इसमें चाहिए परिणाम महत्व, किसी प्रभुत्व करने से कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व हो सकता है। ठीक है, हमेशा ही महत्व का हो तो हमेशा तो गलत हो गया, बहुत महत्व के नहीं होते ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही कुछ महत्व के लिए होना चाहिए या हो सकता है, इन दोनों में से आपको सबसे पॉजिटिव फाइंड आउट करना है, देन ऑप्शन के साथ चले जाना है। फिर दूसरा आपके साथ ऐसा ही एक दूसरा पैसेज रहेगा जिसमें डेटा वगैरह दिया होगा भरपूर। ठीक है, वो फिर पूछेगा कि तर्क संगत और टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कौन करता है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है ना कि पूरे देश की नदियों को आपस में जोड़ना, तो अगर इसमें लिखा हो गया होगा कि कहीं भी कि सारे देश की नदियों को आपस में जोड़ो, तब तब ठीक मानो। ठीक है, तब आपको दिमाग लगाना है जब यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर इसमें लिखा गया है कि सारे देश की नदियों को आपस में जोड़ दो,
तब तो आप इसको सही कर दोगे, ठीक है लिखा है। अदरवाइज आप सोच के देखो ना कि गंगा नदी को आप कैसे गोदावरी नदी से जोड़ दोगे भाई। पॉसिबल नहीं है ना कि नॉर्थ की नदियों को साउथ से और ईस्ट की नदियों को साउथ से या ईस्ट की नदियों को वेस्ट से जोड़ दोगे आप, पॉसिबल नहीं होगा ना वो। तो इस तरह से आपको क्या करना है यहाँ पर, इस तरह से क्वेश्चन को करना है, अगर बने तो ठीक है, अदरवाइज उसको गलत कर देना है, ठीक है। पूरे देश में कंक्रीट की विशाल विशाल नदियां बनाना, तो देखना कि कंक्रीट वगैरह की बात की गई है, नहीं की गई है तो आप वहां पर एनएम लिख दो, यानी कि नॉट मेंशन लिखो। फसल लेने और स्वरूप कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना, ये तो अगर इसमें लिखा है कि कृषि वर्षी की बात कहीं भी हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज इसको इसको भी नोट मेंशन लिख दो। फिर कह रहा है कि बांध और जल भरों के जरिए जल का सुरक्षित बफर तैयार रखना। तो कह रहा है कि लाइक बाढ़ और सूखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ढेर ढेर सारा पानी इकट्ठा होना चाहिए। और यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बांध और जल के जरिए जल को सुरक्षित रखना। ये तो अच्छी बात है ना, पानी को स्टोर करके रखना तो एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा गया हो, तर्कसंगत सर्व प्रवृत्ति में मतलब ऐसा कुछ लिखा गया हो जिसको चौथे स्टेटमेंट को यहाँ पे लिंक कर रहा हो, तुरंत प्रभाव से हम क्या करेंगे, क्योंकि बांध और जल भर का तो वर्ड यहाँ पे दिया गया है कि सूखे से जोड़ करके कि भारत में 120 दिनों के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, 250 दिन अत्यल्प वर्षा होती है, जल की उपलब्धता इस स्थिति में प्रतिबिंबित विनियमित किया जाता है कि तो क्या कह रहा है कि जो वर्षा का जो पानी है, उस जो इसकी जो स्थिति है कि 120 दिन तो भारत में खूब पानी होता है, और बाकी के दिनों में क्या होता है, सूखा रहता है। तो ये जो 120 दिनों में जो भर भर के पानी होता है उसको क्या करो, इकट्ठा करो। तो सबसे टिकाऊ तर्क संगत जो लॉजिकल वर्ड होगा उसमें क्या होगा कि ऐसा कोई इनडायरेक्टली हमें वर्ड दिया होगा, हमें उसको इनडायरेक्टली उसके साथ ऐड करना है, और फिर अच्छे से जो आंसर होगा उसके साथ हमने को ऐड कर देना। लाइक इसमें चौथा वाला यहाँ पे सबसे पॉजिटिव लग रहा है तो हमें उसके साथ चले जाना है। अब तर्क संगत, तर्क का मतलब क्या हुआ कि आप अपना लॉजिक तो यूज करो ना। तो क्या इसमें लॉजिक यूज हो रहा है क्या, नहीं, जब तक मेंशन नहीं है उसके बाद अपने को लॉजिक यूज करना है। अगर ये मेंशन होता है ये वाला तो अपन लॉजिक ठीक है कहते हैं कि ठीक है मेंशन है तो सही कर दो इसको। अब ये कह रहा है कि पूरे देश में कंक्रीट की विशाल विशाल टंकियां वगैरह बना दो, मेंशन ही नहीं है भाई, तो फिर दिमाग लगाओ। फसल स्वरूप को बदल दोगे तो पूरा इकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा, इसको भी गलत करो। अब ये वाला बचा आपके पास, तो देन अगर सही हो रहा है तो चले जाओ इसके साथ। इस तरह से आपको आंसर देना है इसमें। फिर एक ऐसा भी लिख सकता है कि मर्म श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित, मैडम तो मैंने बोला था कि कुछ अलग सा ही होगा आपके पास, तो इन चारों में दिए गए पैसेज के अनुसार आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। देन ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव को लेकर के ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें ये वाला करना है, 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 ठीक है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे, और उस उन ऑप्शंस के बेस पर ही आपको क्या करना है कि अपने आंसर को फाइंड आउट करना है जो दिया गया हो एग्जाम में, सॉरी उसमें ऑप्शन में, पैसेज में, वो देखना है। सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है, फिर जो नहीं दिएगा उसको एनएम यानी नोट मेंशन करना है। जो एक्सट्रीम हो उसको आगे एक्सट्रीम लिखना है कि ये तो दिया गया, दिया ही नहीं गया और एक्सट्रीम भी है तो इसको भी गलत मारो, जैसे एकमात्र यही, सर देश की नदियों को ही जोड़ दो, ऐसे बड़ी बड़ी बातें की गई, फालतू की बातें की उसको गलत करना है। और देन आपको क्या करना है कि अपने कॉम्प्रिहेंसिव में ए बी सी और डी जो है उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख लीजिए। और मैं इसको वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ अभी, एंड क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन क्या करेंगे, 2023 का कॉम्प्रिहेंसिव के पेपर के बारे में बात करेंगे। आप आज क्या करिए कि 2023 का जो पेपर है मैं अभी ग्रुप में शेयर कर, 13 वाला पेपर शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप उस पेपर को देखिए, खुद से करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद में क्या होगा कि 2013 से 23 तक अपन सारे क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, और 13 वाले को आप देखिए, उसके बाद अपन कॉम्प्रिहेंसिव करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।